एक छोटे से गांव में रामलाल अपनी बेटी के साथ रहता था। उसकी आर्थिक दशा बहुत ही खराब थी। वो बहुत ही गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन उसके घर जमींदार घनश्याम आता है। हे रामलाल, बाहर निकल। तुझे कर्ज दिए हुए सालों बीत गए हैं। तूने अभी तक मेरे पैसे नहीं लौटाए। मुझे आज मेरे पैसे चाहिए, नहीं तो मैं तुम सबको धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूंगा। आज मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। दया कीजिए सरकार, कल मेरा बेटा शहर से लौटने वाला है। मेरा बेटा आते ही मैं सबसे पहले उसे आपके पास भेज दूंगा और आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। सिर्फ 2 दिन रुक जाइए। कितने सालों तक आपने इंतजार किया है, सिर्फ 2 दिन की मोहलत और दे दीजिए। बस अब बहुत हो चुका। तुम्हें बहुत मोहलत मिल गई। हर बार तुम यही बोलते हो कि तुम्हारा बेटा आने वाला है। सालों बीत गए, लेकिन तुम्हारे बेटे ने गांव में कदम तक नहीं रखा। लगता है तुम मेरे पैसे लौटाना ही नहीं चाहते। और ना ही तुम्हारा कोई बेटा आने वाला है। मैं अब कुछ नहीं सुनूंगा। मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए, नहीं तो इस घर से बाहर निकलो। सरकार दया कीजिए। अगर 2 दिन में आपके पैसे नहीं मिले तो हम खुद यह घर छोड़ देंगे। लेकिन 2 दिन। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें आखिरी 2 दिन की मोहलत देता हूं। अगर 2 दिन में मेरे पैसे मुझे नहीं मिले तो तुम्हारा सारा सामान बाहर फेंक कर तुम्हें भी इस गांव से बाहर निकलवा दूंगा। ऐसा बोलकर जमींदार वहाँ से चला जाता है। राधा अपने पिताजी से कहती है, भैया 2 दिन में आ जाएंगे ना। अगर इस बार भैया नहीं आए तो जमींदार तो हमें गांव से निकलवा देगा। इस बार वह हमारी एक भी नहीं सुनेगा। आज वह बहुत गुस्से में था। आपने देखा नहीं, वह तो आज ही हमें निकाल देता। तुम फिक्र मत करो बेटी, रोहन ने कहा है वो आता ही होगा और उसने पैसों का इंतजाम भी कर लिया है। वह आते ही मैं जमींदार के सारे पैसे लौटा दूंगा। इस तरह 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन के बाद रामलाल के घर एक आदमी दौड़ता हुआ आकर बोलता है, अरे रामलाल, गजब हो गया। जिस कारखाने में तुम्हारा बेटा काम करता था, उस कारखाने में बहुत भीषण आग लगी थी, जिसमें उस कारखाने में काम करने वाले जितने भी लोग थे, सारे के सारे लोग बहुत बुरी तरह से जल गए। और खबर मिली है कि उसमें से कोई नहीं बचा। और उस कारखाने में तुम्हारा बेटा भी काम करता है। यह सुनकर रामलाल के ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। उसी घटना के 2 दिन बाद उनके गांव में एक आदमी सूटकेस लेकर आता है और अपने सामने खड़े आदमी से रामलाल के घर का पता पूछता है। अरे भाई साहब, जरा सुनिए तो, यह रामलाल का घर कहाँ है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? तुम कौन हो और कहां से आए हो? इस गांव के तो नहीं दिखते। आप तो भी जानते ही होंगे कि रामलाल के बेटे के कारखाने में आग लगने की वजह से मृत्यु हो गई थी। बेचारा दूसरे दिन गांव आने ही वाला था। उसने इतने सालों तक बहुत मेहनत करके कुछ धन जमा कर लिया था। वह सब लेकर घर आने वाला था। उससे पहले यह दुर्घटना हो गई और कारखाने के मालिक ने उनके परिवार वालों के लिए पैसे दिए हैं। मैं उसके वही पैसे उसके पिताजी रामलाल जी को देने आया हूं। यह सुनकर जमींदार के मन में लालच जाग जाता है और वह सोचता है, क्यों ना मैं इसे बोल दूं कि मैं ही रामलाल हूं और इससे पैसे ले लूं। वैसे भी रामलाल ने मुझे कर्जा लिया है। वह खुद तो मुझे चुकाने से रहा। मैं इसी से ही पैसे ले लेता हूं, जिससे मुझे कर्ज का पैसा भी मिल जाएगा और मेरा काम भी बन जाएगा। इसके लिए मुझे इसे यहीं से भगा देना होगा, यह रामलाल तक पहुंच ही ना पाए। अरे भाई, मैं ही रामलाल हूं और जिसकी बात तुम कर रहे हो वह मेरा ही बेटा था। अच्छा हुआ भाई साहब, आप मुझे यहीं पर मिल गए, वरना मुझे पूरे गांव में कहां कहां भटकना पड़ता। ये लीजिए आपकी अमानत, अब मैं चलता हूं। यह कहकर वह आदमी वहां से चला जाता है और जमींदार उस सूटकेस को लेकर अपने घर चला जाता है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब हमारा गुजारा कैसे होगा। हम तो पूरी तरह से रोहन के भरोसे पर थे, लेकिन पता नहीं ईश्वर ये कैसी परीक्षा ले रहा है। रोहन ही तो हमारा सहारा था, भगवान ने उसे भी हमसे छीन लिया। भगवान इतने कठोर दिल कैसे हो सकते हैं। कभी कभी लगता है कि ईश्वर है ही नहीं। अगर होते तो हमारे साथ इतना सब नहीं होता, जबकि हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। मैं भी काम में आपका हाथ बटाऊंगी। हम कुछ ना कुछ करके जमींदार का कर्ज लौटा ही देंगे। आप फिक्र मत कीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत और भी खराब हो जाएगी। राधा दूसरों के घर में काम करने और खाना बनाने का काम करने लगती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन राधा पानी लेने जमींदार के कुएं पर जाती है।
और उसी दिन जमींदार के दोस्त का एक लड़का जमींदार के घर आता है। वो राधा की ओर देखता है और राधा को पसंद करने लगता है और जमींदार से बोलता है, क्या आपने पहचाना? मैं आपके दोस्त हरिवंश राय का बेटा हूँ। मेरा नाम रमेश है। अरे बेटा रमेश, तुम कितने बड़े हो गए हो। तुम्हें जब पिछली बार देखा था तो तुम बहुत छोटे थे, इसीलिए चेहरा थोड़ा पहचान नहीं आया। बोलो बेटा, कैसे आना हुआ? वो क्या है ना चाचा जी, दरअसल पिताजी ने एक जमीन का सौदा करने के लिए मुझे यहाँ भेजा था। वहीं जमीन देखने के लिए मैं यहाँ आया था। इस सिलसिले में आपसे भी थोड़ी बात करनी थी। अच्छा, तो तुमने अभी कारोबार भी संभालना शुरू कर दिया है? हाँ चाचा जी, थोड़ा बहुत मैं भी कारोबार देख लेता हूँ। अब पिताजी से ज्यादा काम नहीं हो पाता। अब उनकी उम्र हो चुकी है, इसलिए ज्यादातर काम मैं देख लेता हूँ। ये तो अच्छी बात है बेटा। आपसे एक बात पूछनी थी चाचा जी। दरअसल मैं जब आ रहा था तो कुएं पर मैंने एक लड़की को देखा। क्या आप बता सकते हैं कि वह लड़की कौन है? लड़की? कौन सी लड़की बेटा? अभी जब मैं आ रहा था तो आपके घर के सामने जो कुआं है, उस कुएं पर मैंने एक लड़की को पानी भरते देखा। क्या बता सकते हैं वो कौन है? रुको रमेश बेटा, तुम चाय पियो, तब तक मैं देख कर आता हूँ। जमींदार बाहर जाकर कुएं की ओर देखता है तो कुएं पर उसे खुद की ही लड़की रानी दिखाई देती है। राधा वहां से जा चुकी होती है। अरे रमेश बेटा, जिस लड़की के बारे में तुम पूछ रहे हो वह मेरी ही बेटी है। अच्छा अच्छा, ठीक है चाचा जी, मुझे लगा जाने दीजिए, छोड़िए। आप बताइए, आप कैसे हैं? रमेश बात को पलट देता है, लेकिन जमींदार को इस बात पर शक हो जाता है। मुझे लगता है रमेश बाबू को मेरी लड़की पसंद आ गई है। यह तो बहुत अच्छी बात है। और मेरी लड़की इतने बड़े खानदान में चली जाएगी तो उसका तो नसीब ही चमक जाएगा। इतने अमीर लोग मुझे और कहीं नहीं मिलने वाले। इतना सोचकर जमींदार मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। तभी रमेश बोलता, चलिए चाचा जी, मैं अब निकलता हूं, मुझे देर हो रही है। नहीं नहीं बेटा, एक दो दिन रुक कर जाओ। जरा गांव की भी शुद्ध हवा में रहो। शहर तो रोज ही रहते हो। हमें भी थोड़ा मौका दो तुम्हारी खातिरदारी करने का। नहीं चाचा जी, इस बार नहीं, अगली बार आऊंगा तो रुकूंगा। इतना कहकर रमेश वहां से चला जाता है। घर जाकर अपने पिताजी पिताजी, मैंने गांव में एक लड़की देखी है और मुझे उसी से शादी करनी है। मुझे वो लड़की बहुत पसंद आई। अरे बेटा, तुम किस लड़की की बात कर रहे हो? पिताजी, वह आपके गांव के दोस्त है ना, जिनके यहाँ आपने मुझे आज भेजा था। उन्हीं की लड़की से मुझे शादी करनी है। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। वह तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। वह बिल्कुल मना नहीं करेगा। मैं कल ही उसके पास जाकर शादी की बात करता हूँ और वह भी ये सुनकर बहुत खुश होगा। दूसरे दिन रमेश के माता पिता और रमेश जमींदार के यहाँ आते हैं। अरे मेरे दोस्त हरी, बहुत दिनों बाद आज मिल रहा है। तू तो बहुत बड़ा आदमी बन गया है। याद है, हम दोनों ने साथ में ही कारोबार शुरू किया था। आज तू कहां से कहां पहुंच गया। आज तो तूने मुझे बहुत खुश कर दिया, जो अपने पूरे परिवार के साथ मेरे घर आए हों। मैं तुझे देखकर बहुत खुश हूं। अरे घनश्याम, रमेश की वजह से हमें अभी आना ही पड़ा। दरअसल रमेश को तुम्हारी बेटी बहुत पसंद आ गई है और वह उससे शादी करना चाहता है। उसी की बात करने के लिए हम यहाँ आई है। हाँ हाँ हरी, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुमने आज मेरा दिल ही खुश कर दिया। हमारी दोस्ती आज रिश्तेदारी में बदलने जा रही है। इससे ज्यादा खुशी की बात और मेरे लिए क्या हो सकती है। चलो अभी अपनी बेटी को बुलाओ। हमने उसे देखे बरसों हो गए। जब हमने उसे देखा था तो वह 5 वर्ष की थी। घनश्याम अपनी बेटी को आवाज लगाता है और बोलता है। अरे बेटा रानी, जरा यहां तो आना। जैसे ही रानी बाहर आती है, रमेश उसे देखकर दंग रह जाता है और बोलता है, अरे चाचा जी, जिसे मैंने उस दिन देखा था, ये वह लड़की नहीं है, वह लड़की कोई और थी। ये आप क्या बात कर रहे हो रमेश बाबू? आपने उस दिन जिसे देखा था, ये वही लड़की है। ठीक से देखिए, शायद आप भूल गए। ये वही लड़की है जो उस दिन कुएं के पास खड़ी थी। नहीं नहीं चाचा जी, मुझे अच्छी तरह से याद है। मैंने गुलाबी रंग के सलवार सूट में एक लड़की को देखा था। इतना सुनकर जमींदार सोच में पड़ जाता है। कहीं रमेश बाबू ने उस फटीचर रामलाल की लड़की राधा को तो नहीं देख लिया? उस दिन वही थोड़ी देर पहले वहां पानी भरने आई थी और शायद रमेश बाबू उसी की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। मुझे कुछ करना होगा। मुझे कुछ भी करके रामलाल और उसके पूरे परिवार को इस गांव से भगा देना होगा।
इससे पहले कि रमेश बाबू उसे गांव में जाकर ढूंढ ले। ठीक है रमेश बाबू, अगर ऐसी बात है तो मैं खुद उस लड़की को आपके लिए ढूंढ कर लाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए। रमेश, तुम ये क्या बात कर रहे हो? हम तुम्हारे कहने पर आए थे। तुमने कहा था कि तुम्हें घनश्याम की लड़की पसंद आई है, और हमें घनश्याम की लड़की बहुत ज्यादा पसंद है, और तुम पता नहीं किस लड़की की बात कर रहे हो। हमें तो यही लड़की पसंद है, और मेरी यही इच्छा कि मेरे दोस्त के यहां ही तुम्हारा रिश्ता हो। और रानी में क्या कमी है? बहुत अच्छी लड़की है। पर पिताजी, मुझे उसी लड़की से शादी करनी है जिसे मैंने उस दिन कुएं पर देखा था। हरी और रमेश अपने घर चले जाते हैं। अरे रमेश, तुमने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? पता नहीं मेरे दोस्त घनश्याम को कितना बुरा लगा होगा। पर पिताजी, मैंने जिस लड़की को देखा था वह घनश्याम जी की लड़की नहीं थी, वह कोई और थी। और पिताजी, मैं ऐसे ही किसी भी लड़की से शादी नहीं कर सकता। मैं उस लड़की से ही शादी करना चाहता हूं जिसे मैंने उस दिन देखा था। पर रमेश, बात वह नहीं है। बात यह हो रही है कि मेरे दोस्त का तुमने अपमान किया है, और तुम कहां किसी लड़की की बात कर रहे हो। तुम्हें इससे अच्छी लड़की और कहीं नहीं मिलेगी। तुम्हें इसी से शादी करनी होगी। नहीं पिताजी, मैं रानी से बिल्कुल शादी नहीं करूंगा। पर तुम जिस लड़की की बात कर रहे हो उसका कोई अता पता नहीं है। कहां ढूंढोगे तुम उसे? पिताजी, मैं कुछ भी करके उसे ढूंढ लूंगा। ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं तुम्हें 7 दिन देता हूं। अगर 7 दिन में तुमने उस लड़की को ढूंढ लिया तो ठीक, वरना तुम्हें घनश्याम की लड़की से ही शादी करनी होगी। ठीक है पिताजी, आप जैसा ठीक समझे। रमेश बाबू को इस पूरे गांव में उस फटीचर रामलाल की ही लड़की पसंद आनी थी। मैं यह बिल्कुल नहीं होने दूंगा। कहां वह भिखारी की लड़की और कहां मेरी बेटी। उन्होंने उस भिखारी लड़की के लिए मेरी लड़की को ठुकरा दिया। यह मैं कभी नहीं होने दूंगा। मेरी बेटी की जगह वह राधा कभी नहीं ले पाएगी। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इससे पहले रमेश बाबू दोबारा यहां आए, उससे पहले मैं रामलाल को धक्के मार के इस गांव से बाहर निकाल दूंगा। फिर मजबूरन उन्हें मेरी बेटी से ही शादी करनी पड़ेगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। दूसरे दिन घनश्याम रामलाल के घर जाता है और बोलता है, रामलाल, बाहर आओ। रामलाल, तुम मेरे अच्छा होने का फायदा उठा रहे हो। मैं इतने दिनों से चुप इसलिए बैठा हूं कि तुम्हारा बेटा अभी अभी गुजरा है, और उसके गुजरने की वजह से मैं खुद से तुम्हारे यहां नहीं आया, पर तुम्हारी राह देख रहा था। पर तुम तो मेरे अच्छाई का फायदा उठा रहे हो। अब मैं कुछ नहीं सुनने वाला। अभी के अभी मेरा सारा कर्जा लौटाओ। जमींदार जी, मैं इतने सारे पैसे अभी कहां से लौटाऊंगा? मैं इतने दिन से तुम पर तरस खाकर तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूं। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मेरे सिर पर बैठ जाओ। अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। बस तुम यह घर खाली कर दो और यहां से चले जाओ। नहीं तो मैं मेरे लोगों को कहकर तुम्हें घर से धक्के मारकर बाहर निकलवा दूंगा। चलिए पिताजी, अब हम खुद को झूठी तसल्ली नहीं दे सकते। हम यूं लकड़ियां बेचकर और दूसरों के घर काम करके जमींदार के पैसे नहीं लौटा पाएंगे। हमें इस घर को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। इतना कहकर राधा अपने पिताजी को लेकर घर से बाहर चली जाती है और दूर जंगल में जाकर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर उसमें रहने लगते हैं। और इसी के चलते राधा के पिता की तबीयत खराब हो जाती है, और इसी वजह से अपने पिताजी का लकड़ी बेचने का काम राधा संभाल लेती है और किसी तरह से घर चलाने लगती है। मैं तो कितना खुशकिस्मत हूं जो मुझे तुम्हारी जैसी बेटी मिली, और मेरी वजह से तुम्हें कितनी मुश्किलों से सामना करना पड़ रहा है। पिताजी, आप ऐसा मत बोलिए। आपकी सेवा करने के लिए मुझे कोई मुश्किलों के सामना नहीं करना पड़ रहा है। आपकी सेवा करना मेरा धर्म है। आपकी सेवा करने में कैसी मुश्किल? पिताजी, मैंने खाना बनाकर रख दिया है। आप खाना खा लेना। मैं लकड़ी तोड़ने जा रही हूँ, जल्दी लौट आऊंगी। इतना कहकर राधा जंगल में लकड़ी काटने चली जाती है। देखते ही देखते सुबह से शाम हो जाती है, पर राधा जंगल से नहीं लौटी। इसी वजह से राधा के पिता बहुत परेशान हो जाते हैं। राधा को अभी तक आ जाना चाहिए था, पर वह अभी तक नहीं आई। कहीं वह किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई। मुझे अपनी बच्ची को जाकर ढूंढना चाहिए। मैं घर पर ऐसे हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। इतना कहकर रामलाल राधा को ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में रामलाल की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वह चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है, और यहाँ राधा घर पहुंच जाती है।
तभी रमेश राधा को ढूंढते ढूंढते रामलाल के पास आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, बाबा आप ठीक तो हो ना? अरे बाबा, आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं? आपकी तो तबीयत भी बहुत खराब लग रही है। अरे बेटा, मैं अपनी बेटी राधा को ढूंढने के लिए जंगल में जा रहा था। वह लकड़ियां तोड़ने गई थी, पर अब तक नहीं लौटी। पता नहीं कैसे मुझे चक्कर आ गए। कोई बात नहीं बाबा, बस आप मुझे आपका घर का पता बताइए, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। रमेश रामलाल को लेकर राधा के घर आता है और जैसे ही रमेश की नजर राधा पर पड़ती है, राधा को देखकर रमेश को धक्का लग जाता है और मन ही मन बहुत खुश भी हो जाता यह ऊपर वाले तेरा लाख लाख शुक्रिया, आज तूने मेरी सुन ली। अगर मैं आज इस बाबा की मदद नहीं की होती तो मैं यहां तक कभी पहुंच नहीं पाता। धन्यवाद ऊपर वाले, जो तूने मुझे इस लड़की से मिला दिया, वरना मुझे घनश्याम की लड़की से शादी करनी पड़ती। बेटा, तुम ठीक तो हो ना? मैं तुम्हें ढूंढने बाहर गया था। पता नहीं कैसे मुझे चक्कर से आ गए थे और मैं बीच रास्ते पर गिर गया था। तभी इन्होंने मेरी मदद की और मुझे घर तक लेकर आए। अगर यह वहां नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे पिताजी की मदद की। मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। बाबा आप गांव के बाहर इस जंगल में इस ऐसी छोटी सी झोपड़ी बनाकर क्यों रह रहे हैं? तब रामलाल अपनी सारी बात बताता है और जमींदार की सारी करतूत भी बता देता है और अपना बेटा कारखाने की आग में खो दिया यह भी बताता है। यह सुनकर रमेश बोलता है, बाबा वह कारखाना मेरा ही था, मैं ही उस कारखाने का मालिक हूं। दरअसल तकनीकी खराबी की वजह से वहां आग लगी थी, उसमें काफी लोग मारे गए थे, लेकिन मैंने मुआवजे के तौर पर सभी परिवारों को 2 लाख रुपए भिजवाए थे। क्या आपको वह पैसे नहीं मिले? बेटा, यहां तो कोई भी नहीं आया, हमें कोई पैसा नहीं मिला। अगर मिल जाते तो तुम ही सोचो हम यहां जंगल में क्यों होते। यह सुनकर रमेश को धक्का सा लग जाता है। रमेश बोलता है, ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो अपने आदमी को कहकर पूरे पैसे भिजवाए थे। जरूर कुछ गड़बड़ है, मुझे इस बात का पता लगाना पड़ेगा। बाबा आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मुझे 2 दिन का वक्त दीजिए, मैं इस बात का पता लगाकर आपके पैसे दिलवा कर रहूंगा। दूसरे दिन रोहन अपने आदमी को लेकर रामलाल के घर आता है और पूछता है। वह आदमी साफ इनकार कर देता है और बोलता है, नहीं साहब, मैंने वह पैसे इनको नहीं दिए। मैंने वह पैसे रामलाल नाम के आदमी को दिए हैं। उसने ही कहा था कि उसका नाम रामलाल है और मैंने वह सूटकेस उनके पास दे दिया था और वहां से चला गया। मुझे नहीं पता था कि वह मुझसे झूठ बोल रहा है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वह आदमी कौन है जिसको तुमने पैसे दिए? हाँ साहब, मैं अगर उसे देख लूं तो मैं उसको पहचान जाऊंगा। मैं तुम्हें 2 घंटे का वक्त देता हूं, पूरे गांव में पता करो कि वह पैसे तुमने किसे दिए। थोड़ी देर बाद वह आदमी दौड़ा दौड़ा आता है और बोलता है, मालिक, मैंने पता कर लिया, उस आदमी का नाम रामलाल नहीं घनश्याम है और वह इस गांव का जमींदार है। उसी ने मुझसे झूठ कहा था कि वो रामलाल है और सारे पैसे मुझसे ले लिए थे। रमेश मन ही मन सोचता है, अच्छा तो यह बात है, अब मेरी पूरी बात समझ में आ गई। अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाने के लिए उन्होंने जानबूझकर राधा के घर वालों को गांव से बाहर निकाल दिया ताकि मैं उसे कभी ढूंढ ना सकूं और मेरी शादी उसकी लड़की रानी से हो जाए। अच्छा तो अब मैं देखता हूं इसे कैसे सबक सिखाना है। बाबा आप चिंता मत कीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। जमींदार को कैसे सबक सिखाना है आप सब मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। फिर रमेश अपने आदमी को लेकर जमींदार के घर जाता है। जैसे ही जमींदार उस आदमी को देखता है, हक्का बक्का रह जाता है। तभी वह आदमी बोलता है, चाचा जी ये सब आपने किया है, मुझे तो यकीन नहीं होता। आपने एक गरीब आदमी के हक का पैसा उससे छीन लिया। आपको पता है रोहन के पिताजी को कितनी तकलीफ झेलनी पड़ रही है। और इतना ही नहीं, आपने उनसे पैसे लेकर भी उन्हें इस गांव से बाहर निकाल दिया। आपने तो इससे सारे पैसे ले लिए थे, फिर आपने ऐसा क्यों किया? जवाब दीजिए। रमेश बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं पैसों के लालच में आ गया था और अपनी बेटी के मोह में अंधा हो गया था।
इसीलिए मैंने ऐसा किया। जब तुमने उस लड़की के बारे में बताया, तभी मैं पहचान गया था कि वह लड़की कोई और नहीं, राधा ही थी। इसलिए मैंने यह चाल चली और राधा और उसके पिताजी को इस गांव से निकाल दिया, ताकि तुम्हें वह लड़की नहीं मिले और मजबूरन तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी पड़े। मुझे माफ कर दो बेटा। तभी हरिवंश राय वहां पर आ जाता है। उससे भी यह सारी घटना पता चल जाती है और वह भी जमींदार को बहुत खरी खोटी सुनाते हैं। और फिर रमेश और उसके पिताजी राधा के घर जाते हैं और सारे पैसे उसके पिताजी को देते हैं और उसके पिताजी से राधा का हाथ भी मांगते हैं।